हेलो एवरीवन, मैं सत्यवन एक बार फिर से इंग्लिश विद सत्या पर आप सबका स्वागत है। हम लोग मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कैन और कुड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाओ और कैन और कुड के मैंने 4 वीडियो डाले हैं, उनको आप एक बार देखो, समझो मॉडल होता क्या है, बनता क्यों है, उसका यूज क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है। ये बेसिक बातें समझोगे तो उसके बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज हम पढ़ेंगे नीड के बारे में। नीड और डेयर, देखो दोनों के दोनों दिख रहे हैं। थोड़ा ऊपर चला गया। नीड और डेयर, हमें पता है कि नीड एक मेन वर्ब ही होती है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। जैसे मॉडल जो होते हैं ना, इनका खुद का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, ठीक है, लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता। तो वैसे नीड का लेक्सिकल मीनिंग होता है, ठीक है। तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत। अब होता क्या है कि ज़रूरत के हिसाब से ही ये मॉडल भी बन जाती है और मेन वर्ब भी बन जाती है और कभी कभी नाउन भी बन जाती है, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है नीड के बारे में। दोनों तो देखो पढ़ नहीं पाएंगे, तो आज पढ़ेंगे नीड के बारे में। जो भी जितनी भी डिटेल होती है सब पढ़ लेंगे, ठीक है। और नीड और डेयर के बारे में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जो नीड के बारे में पढ़ेंगे वैसा का वैसा यूज है डेयर का, वो मैं समझा दूंगा। नीड देखो हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्या होता है, मॉडल। ये मेन वर्ब भी होती है और ये नाउन भी होती है। कहने का मतलब नीड के 3 काम होते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये मॉडल का काम करती है, मॉडल का काम है तो ये इंटेंशन बताती है। ये मेन वर्ब भी होती है और ये नाउन का काम भी करती है। कैसे हेल्पिंग वर्ब होगी, कब मेन वर्ब होगी और कब नाउन होगी, ये हम धीरे धीरे समझ लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब का हेल्प करना, यही काम होता है हेल्पिंग वर्ब का। अब जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी, तो जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो मॉडल होगी, तो इसके बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। देखो एक बात, और ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल जब भी होगी ना, तो याद रखना जो सेंटेंस होगा वो या तो इंटेरोगेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। नीड हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल का काम सिर्फ 2 सेंटेंस में करेगी, या तो इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में। ध्यान रखना, नेगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज समझते हैं। देखो अब एक चीज़ और ध्यान देना, नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें जो नोट की पोजीशन होती है ना, नेगेटिव बनाते हैं तो नोट जो एडवर्ब होती है उसका यूज करते हैं, वो हमेशा और हमेशा क्या होगी, मेन वर्ब से पहले होती है। नोट की पोजीशन ध्यान रखना, मेन वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले। ये मत बोलना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। जब इंटेरोगेटिव करेंगे नेगेटिव बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव है, तो फिर उनकी पोजीशन अगर हम ये बोलना चाहें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है तो वो नहीं रहेगी सही, ठीक है। तो याद रखना नोट की पोजीशन कहाँ होती है, मेन वर्ब के पहले, ठीक है, ओके। तो अगर नोट आया है सेंटेंस में और इसके पहले नीड आ गया, तो ये क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब बन गई तो ये क्या है, मॉडल है। और हमने पढ़ा है कि अगर ये मॉडल है तो इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। तो यहाँ जो भी वर्ब लिखी होगी ना, उसकी बेस फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखनी है। चलो मैंने लिखा आई डोंट नीड टू रन फास्ट। एक, आई नीड नॉट टू रन फास्ट, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को समझो। हमने पढ़ा अभी कि जो नोट होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद, जब नेगेटिव सेंटेंस है, पर ध्यान रखना इंटेरोगेटिव में पोजीशन बदल जाती है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आ जाती है। तब नेगेटिव सेंटेंस में नीड मतलब नोट जो है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले।
अगर नोट के बाद कोई वर्ब लिखिए तो वो मेन वर्ब होगी। अब देखो नोट की पोजीशन है यहाँ पे, नोट की पोजीशन है यहाँ पे, तो जब नोट की पोजीशन यहाँ पे है तो इसके बाद आई होगी वो होगी मेन वर्ब, और इसके पहले है वो हेल्पिंग वर्ब। अब नोट की पोजीशन यहाँ पे है तो यहाँ पे इसके बाद आई है वो मेन वर्ब। तो पहले सेंटेंस में जो नीड है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, सेकंड सेंटेंस में जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। समझ गए? पता कैसे चलेगा कि नीड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? तो जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो हमने पढ़ लिया कि ये मॉडल का काम करेगी, और मॉडल का काम करेगी तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। अब देखो नीड यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब, उसके बाद टू रन लिखा है इन्फिनेटिव। तो ये जो नीड है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई डोंट नीड क्या, उसके बाद व्हाट का रिप्लाई चाहिए, तो ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट। स्टेटिव ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये। तो ये जब इसका ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जब नाउन का काम करने लग जाए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं क्योंकि प्रोनाउन तो फिक्स होते हैं, तो ये नाउन का काम कर रही है यहाँ पे, और इन्फिनेटिव है, फुल इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीड क्या है? यहाँ पे नीड है हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद क्या लिख दिया हमने? टू रन। और हमने पढ़ा कि वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो यहाँ पे गलत हो गया टू, इसको लिखो सिर्फ रन। टू रन को हटा के रन। आई नीड नॉट रन फास्ट। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखो। दे नीड सम वाटर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे तो कुछ मतलब नोट का यूज ही नहीं है। जब नोट का यूज नहीं है तो ध्यान रखना ये हमेशा मेन वर्ब, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो नीड होती है वो मेन वर्ब का ही काम करती है, तो ये मेन वर्ब है। उनको चाहिए क्या? चाहिए वाटर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। एक एग्जांपल और देखो, अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूं तो मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं नीड का यूज कर लूं, हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब हमारी नीड है तो इसको तो रखना ही पड़ेगा। एक बार मैं इसको नीड को हेल्पिंग वर्ब बना लूं, एक बार मेन वर्ब बना लूं, और नेगेटिव सेंटेंस कर लूं। दे डू नॉट नीड सम वाटर। उन्हें पानी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गई? मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब होगी तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट को वर्ब बनाते तो इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखते। अगर मैं इस नीड को हेल्पिंग वर्ब बना के, इस नीड को हेल्पिंग वर्ब बना के और इसको नेगेटिव करना चाहूँ इसी सेंटेंस को, तो देखो कैसे होगा? दे नीड, उसके बाद क्या आ जाएगा? नोट। अब देखो ये जब हेल्पिंग वर्ब है ना, तो बिना मेन वर्ब के तो सेंटेंस बन नहीं सकता। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे मेन वर्ब। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जिस हिसाब की वर्ब सूटेबल हो, जिससे सेंटेंस का मीनिंग ना बदले, कोई मेन वर्ब लिख दो, टू हैव लिख दो, सम वाटर। अब ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। हमने पढ़ा कि जब भी मॉडल आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब बनेगी नीड, तो उसके बाद बेस फॉर्म आएगी तो टू हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? दे नीड नॉट हैव सम वाटर, उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं है। एक बार यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान रखना, नीड का यूज तीन तरीके से होता है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और नाउन के तरीके से। नाउन के बारे में तो हम पढ़ेंगे। अब मेन वर्ब और जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो पहचानेंगे कैसे? तो एक बात तो इसी से ध्यान रखना कि जब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होगा ना, तभी सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, अदरवाइज अफर्मेटिव सेंटेंस में ये मेन वर्ब ही होगी। ठीक है, अब नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में कैसे पहचानेंगे? क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी ये मेन वर्ब हो सकती है और उनमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। तो अगर नीड की पोजीशन नोट से पहले है नेगेटिव में, सिर्फ नेगेटिव में, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, क्योंकि नोट की पोजीशन क्या होती है? मेन वर्ब के पहले होती है। तो नोट के बाद अगर नीड आई है, मेन वर्ब लिखना।
अगर इसके बाद नीड है तो मेन वर्ब हो जाएगी, इसके पहले नीड है तो हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तक उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नीड का यूज। चलो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, किसी को नहीं पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो यहाँ पे ना इसी चैनल पे मैंने सेंटेंस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। मतलब इतना डिटेल से कि उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस के टाइप्स, फंक्शन के बेस पे, उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। तो जो ये है ना इंटेरोगेटिव, ये फंक्शन के बेस पे होता है। इंटेरोगेशन का मतलब पूछताछ करना। जब आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत पड़े ना, तब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों और एक वो जो WH फैमिली वर्ड से शुरू हो। मतलब जिनकी जो स्टार्टिंग है वो या तो हेल्पिंग वर्ब से हो या WH फैमिली से हो। अगर हेल्पिंग वर्ब वाले हैं तो उनका जो आंसर होता है ना, वो यस या नो में होता है। अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो एक बार सेंटेंस के बारे में पढ़ लो, आपको बहुत डिटेल से समझ आ जाएगा। और इनका जो आंसर होता है ना, उसमें आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि यस नो में आंसर से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, तो यस और नो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि किससे शुरू हो रहा है? व्हाट से। व्हाट का मतलब WH फैमिली वर्ड से। तो आपको कुछ आंसर देना पड़ेगा। अगर मैं पूछूं आर यू ए डॉक्टर, तो आप यस और नो में कंप्लीट कर सकते हो आंसर, यस आई एम ए डॉक्टर, या फिर नो। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो यस और नो में सफिशिएंट आंसर होता है, और जब WH से होता है तो उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आपको। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो क्या होगा, क्योंकि नीड को हमें क्या बनाना है? हेल्पिंग वर्ब। देखो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इसका मतलब नीड कहाँ आएगी? शुरुआत में। एक तो सेंटेंस ऐसे में लिख सकता हूं, डू आई नीड टू रेस्ट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, क्या मुझे 2 घंटे रेस्ट करने की जरूरत है? अब देखो, यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है आई, और इससे पहले आ रखी है डू हेल्पिंग वर्ब। हमें बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद डू की फॉर्म डू, डज, डिड, डन, और उसके बाद हैव की फॉर्म हैज, हैव, हैड। ये क्या है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, और ये मेन वर्ब भी होती हैं। तो यहाँ पे डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नीड हमारी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक है, अब जब ये मेन वर्ब है ना, तो उसके बाद इंफिनिटिव। ध्यान रखना, जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तब मॉडल का काम करेगी, तब कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहूँ, नीड को हेल्पिंग बनाना चाहूँ, तो नीड शुरुआत में लिखनी पड़ेगी, नीड, उसके बाद सब्जेक्ट आई। अब हमें, मेरे को क्या चाहिए? मेन वर्ब चाहिए। नीड आई टू रेस्ट फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नीड आई टू रेस्ट फॉर 2 आवर्स। हमने पढ़ा कि नीड यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जब शुरुआत में है तो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। तो यहाँ से टू नहीं लिखना, तो उसके बाद क्या लिखना है? बेस फॉर्म। एक और एग्जांपल देखो, नीड आई टू रीड दिस बुक। क्या मुझे इस बुक को पढ़ने की जरूरत है? इंटेरोगेटिव है ना सारे, तो इंटेरोगेशन का साइन लगाना बाद में। ठीक है, क्या मुझे इस बुक को पढ़ने की जरूरत है? तो हमारी यहाँ पे नीड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बाद रीड की बेस फॉर्म आएगी, टू गलत लिख दिया। तो ये
ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है और हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन है? नीड। तो जब भी नीड हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म। आप ये भी लिख लो। उसके बाद हम देखते हैं कि WH फैमिली से जो शुरू होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसमें नीड का कैसे यूज होता है। देखो, हमने पढ़ लिया कि हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरुआत होगी तो अगर नीड हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। मेन वर्ब बेस फॉर्म में आएगी। अब कुछ सेंटेंस जो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दो टाइप के होते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक WH फैमिली से। तो WH फैमिली से जब शुरू कोई भी सेंटेंस होगा ना और वो सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो ध्यान रखना इस WH फैमिली के जस्ट बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज योर नेम, व्हाट के बाद क्या है? इज। ठीक है। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? व्हाट, उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। तुम अगर WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाट से पूछो, वेयर से पूछो अगर कहाँ जा रहे हो, जगह का नाम, आंसर आपको प्लेस चाहिए। व्हेन से पूछो अगर आपको टाइम का पता करना है। वाई से पूछो अगर आपको रीजन पता करना है। हाउ से पूछो तो अगर आपको मैनर पता करना है। ठीक है। तो इसके बाद हमेशा ही क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। कुछ सेंटेंस लिखता हूँ मैं, देखो बड़ा आसान है अगर बेसिक बेसिक बातें आपने समझ रखी हैं तो। अगर वो नहीं समझ रखी तो बड़ी दिक्कत है। तो इसलिए ना बेस बड़ा ज़रूरी है। किसी भी मैथ्स को अगर हम पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और उसके बाद फ्रैक्शन, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सब आते हैं, डेसिमल, इन तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे? तो यही इंग्लिश है। मैथ्स साइंस का पार्ट है, इंग्लिश भी साइंस की तरह ही पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ आएगी। हमें पता है नाउन होता क्या है, नाउन का फंक्शन क्या है, कहाँ यूज करना है, क्यों यूज करना है, तो बहुत आसान लगेगी। अगर हमें वही नहीं पता है तो फिर तो हमें रट्टा मारना पड़ेगा, और रट्टा मारना तो बड़ा मुश्किल काम है, और उसके बाद हम भूल भी सकते हैं। रट्टा मारी चीज़ कितने दिन याद रहती है? इसलिए बेसिक बेसिक बातें समझो, उन पे काम करो, और ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने बेस समझ लिया तो फिर आसान लगेगी चीज़ें। अब देखो, हमने पढ़ा कि नीड हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नीड आई टू गो देयर, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नीड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद टू को हमने मेन वर्ब लिखी। हमें पता है कि इसके बाद बेस फॉर्म आनी है तो टू हो गया गलत। नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? सिर्फ हमें येस और नो में आंसर देना तो खत्म है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ये बोल दूं कि मुझे वहां जाने की क्यों जरूरत है, तो मुझे वाई लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे वहां जाने की कब जरूरत है तो मुझको व्हेन लगाना पड़ेगा। तो ये जब WH फैमिली से शुरुआत करेंगे ना तो हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आंसर में देनी पड़ती है। तो मैं अगर ये लिखना चाहूँ मुझे वहां कब जाने की जरूरत है, व्हेन, इसको मैं दो तरीके से बना सकता हूँ। व्हेन डू, अगर मैं नीड को मेन वर्ब बना दूं, व्हेन डू आई नीड, तो जो हमारी मेन वर्ब है ना इसको इंफिनिटिव में लिखना पड़ेगा, टू गो देयर। इंटरोगेशन का साइन लगा लेना कि मुझे वहां कब जाने की जरूरत है। अब मैंने क्या किया, इस नीड को क्या बना दिया? मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बना दी? डू को, और मेन वर्ब हमारी हो गई नीड। तो उसके बाद क्या लिखना है? फुल इंफिनिटिव। अगर मैं इस नीड को हेल्पिंग वर्ब ही रखूं और WH फैमिली से शुरुआत करूं तो क्या लिखना पड़ेगा? व्हेन, उसके बाद डू की जगह नीड। ये हमारी अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, व्हेन नीड आई, अब वर्ब गो, गो देयर। ठीक है। नीड आई गो देयर, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंटेरोगेटिव तो है बट हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इसका यस या नो का आंसर सफिशिएंट है। ठीक है। बट ये दोनों देखो,
मुझे वहाँ कब जाने की जरूरत है, व्हेन डू आई नीड टू गो, या फिर मैं अगर नीड को हेल्पिंग वर्ब बनाता हूँ तो व्हेन नीड आई गो देयर, मुझे कब जाने की। इन दोनों का जो मीनिंग है ना वो सेम है, बट जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनका मीनिंग एकदम सेम है। तो जब भी WH फैमिली से शुरू करेंगे तो उसके बाद जस्ट क्या आएगी, नीड, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म में, बेस फॉर्म में। अगर नीड इसके पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं, ध्यान से समझ लेना। रात को रोजाना 9 बजे मिल रहे हो क्या, याद रखा ना। मंडे टू फ्राइडे पर डे एक वीडियो आता है ना, तो रात को 9 बजे थोड़ा टाइम निकाल के देख लिया करो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखना चाहूँ कि भाई क्या उन्हें मूवी देखने की ज़रूरत है, क्या उन्हें पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देंगे, क्योंकि आंसर तो यस नो में देना है। अगर मैं पूछूं कि उन्हें मूवी देखने की ज़रूरत कब है, टाइम पूछ लिया, या मैं पूछूं क्या उन्हें पेड़ पे चढ़ने की ज़रूरत क्यों है, वाई से शुरुआत करनी है, तो क्या लिखेंगे, वाई, उसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब नीड, किसको दे, अब ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वाई नीड दे वॉच मूवी, टू वॉच मूवी, उन्हें मूवी देखने की जरूरत क्यों है, मूवीज लिखो, प्योर लिख लो। वाई नीड दे टू वॉच मूवीज, उन्हें मूवीज देखने की जरूरत क्यों है, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो उसके बाद वॉच जो है ना वो बेस फॉर्म में लिखो, तो ये टू गलत हो गया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना देंगे, बना सकते हैं, डू वाई नीड को अगर हम चाहें तो मेन वर्ब बना सकते हैं, वाई डू दे नीड। अब ये हमारी यहाँ पे होगी मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब होगी तो इसके बाद फुल इंफिनिटिव टू वॉच। ठीक है, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ध्यान रखना, आपको जो एग्जाम में क्या होगा कि यहाँ पे टू लगा के दे देगा, तो टू नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है, जब हमारी नीड क्या हो, हेल्पिंग वर्ब। जब हमारी नीड हो हेल्पिंग वर्ब तो टू नहीं लगाना है। ठीक है, एक दो बातें और समझ लो। नीड जो है ना वो स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट की जरूरत, नीड मतलब जरूरत, तो इसमें कोई एक्शन तो होता नहीं है, तो इसका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं लिखा करो, इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कभी भी नहीं लिखनी है। ठीक है, नीड की नीडिंग जो होती है ना, आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं, और सुनने में भी तो अटना लग रहा है, जज भी नहीं रहा सुनने में नहीं जच रहा, तो फिर क्या। तो ये स्टेटिव वर्ब होती है, तो इसके साथ इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं, बाकी कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हैं, ये टेंस में पढ़ लेंगे। अब देखो, नीड का यूज जो है ना वो एज ए नाउन भी होता है। हमने शुरू में पढ़ा कि नीड के 3 काम हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और नाउन का। नीड मतलब जरूरत जो नाउन का काम करे, जैसे ही आई लिख लो, आई नो योर नीड्स, मुझे तुम्हारी ज़रूरतें पता है। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी मेन वर्ब होगी। और ये योवर क्या होता है, पजेसिव केस का डिटर्मिनर होता है। तो आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है कि पजेसिव केस के जो डिटर्मिनर होते हैं उनके बाद क्या आता है, नाउन। तो यहाँ पे ये क्या है, नाउन। मुझे तुम्हारी क्या पता है, ज़रूरतें। एक और देख लो देख से, ही इज इन नीड, वो ज़रूरत में है, मतलब उसको ज़रूरत है। इन हमारी क्या होती है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन।
तो ये यहाँ भी क्या है, नाउन। ठीक है, तो नीड क्या काम करती है, नीड हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है तो ये मॉडल होती है, जब ये मॉडल होती है तो इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही आएगी। नीड मेन वर्ब का काम करती है, जब ये मेन वर्ब का काम करती है तो उसके बाद जो वर्ब को अगर हम नाउन बनाए थे फुल इंडिफिनिटिव आता है। और नीड नाउन का भी काम करती है। एक चीज़ और समझ लो नीड के बारे में, फिर नीड का इतना ही काम है। नीड का यूज जो है ना पैसिव में, पैसिव में अगर हमने नीड का यूज कर लिया, पैसिव का मतलब मैंने बहुत बार समझाया, फिर से समझ लो। अगर नीड कोई भी सब्जेक्ट है और उसके बाद जो वर्ब लिखी है, अगर ये सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर है तो ये हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, अगर ये सब्जेक्ट इस वर्ब का नॉन डूअर है तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव। ठीक है, अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो पैसिव हो जाएगा, और अगर डूअर है तो एक्टिव हो जाएगा। चलो इसको ना, इस बात को वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपन डेर के बारे में जब पढ़ेंगे ना उसके साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो अपने दोस्तों को, किसी को आप हेल्प करना चाह रहे हैं उसको बताया जरूर करो कि ऐसा ऐसा कोई चैनल है जिस पे ढंग से पढ़ाया जा रहा है, समझ आ रही है चीज़ें। ठीक है, अगर आपको समझ आए तो ही बताना, नहीं आए तो बोल देना नहीं आना मत देखना। ठीक है, आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय एवरीवन।